नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस गुरु पर। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग प्रैक्टिस भाग नंबर 4 यानी प्रैक्टिस सेशन 4 पर चर्चा करेंगे, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न जो कि आपके पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, सभी को हमने वन लाइनर में कन्वर्ट करके लाया है ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और काफ़ी प्रश्न आज के इस लेक्चर्स में हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। पहला नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है, सवाल क्या है कि सर आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत आपको बताना है। आयोडीन का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? सबसे मस्त प्रोडक्ट जो कह सकते हैं आयोडीन का, नमक का, उसका क्या होता है? तो शैवाल। शैवाल से क्या होता है? ये स्रोत है आयोडीन का, यहीं से सबसे ज़्यादा आयोडीन प्राप्त किए जाते हैं। सर्वोत्तम स्रोत क्या हुआ? तो शैवाल हुआ, याद रखिएगा। ये वीवीआई प्रश्न है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए और कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत सभी को पता हो गया होगा, शैवाल है। याद रखिएगा, वो भी कौन? तो समुद्री शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि वह वनस्पति जिसे एल्फा एल्फा नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है? तो वह वनस्पति जिसे एल्फा एल्फा के नाम से जाना जाता है, वो एक प्रकार की घास है। क्या है? एक प्रकार की घास है, याद रखिएगा। ये काफ़ी बार आपसे पूछा गया सवाल है। अगला नंबर सवाल है कि सर प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में यानी ब्लड में पाई जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या टोटल ब्लड में हमारे अंदर कितनी होती है? तो ये लगभग जो होता है, याद रखिएगा, 2 से 5 लाख घन मिलीमीटर होता है। क्या होता है? 2 से 5 लाख। कितना होता है? 2 से 5 लाख, याद रखिएगा, घन मिलीमीटर होता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। जनरल साइंस से इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त में डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स कह सकते हैं, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की तुलना में अधिक क्या होता है? तो रक्त में जो होता है डब्ल्यूबीसी से अधिक होता है प्लेटलेट्स, याद रखिएगा। प्लेटलेट्स जो कि हमने अभी बताए, प्लेटलेट्स की संख्या जो है 2 से 5 लाख घन मिलीमीटर होता है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो है नेक्स्ट सवाल आपसे जो पूछे जा रहे हैं, ये भी प्रीवियस ईयर के बिहार पुलिस एग्जाम में, साथ ही साथ कांस्टेबल वाले में एग्जाम में, दरोगा के मेंस में भी पूछा गया सवाल है और इस प्रकार के प्रश्न लगातार आपसे जनरल कॉम्पिटिटिव में भी पूछे जाते हैं कि डीएनए पाया जाता है। अब तो बता सकते हैं कि सर डीएनए किस में पाए जाते हैं? तो डीएनए, याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। उम्मीद है कि इसका फुल फॉर्म तो याद होगा ही। और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सर डीएनए पाया जाता है, डीएनए किस में पाया जाता है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया तथा कवक में। किस में? केंद्रक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं सर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और कवक में भी पाए जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे किस किस में पाया गया? तो डीएनए में यहाँ पे देख सकते हैं किस किस में पाया गया। नज़र एक बार देखिएगा तो यहाँ पे केंद्रक नज़र आएगा आपको, साथ ही साथ क्या नज़र आएगा? ध्यान देंगे यहाँ पे, केंद्रक नज़र आएगा, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया और कवक में, याद रखिएगा। तो ये प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है कि शिशु का पैतृत्व ज्ञान के लिए तकनीक का प्रयोग की जाती है, बताइएगा। शिशु का पैतृत्व ज्ञान के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पैतृत्व ज्ञान ज्ञात यहाँ पे है। ज्ञात कहने का मतलब जो होता है, पैतृत्व यानी पिता का गुण है या नहीं इसमें, शिशु में, अगर उसको ज्ञात करना है तो हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है और ये गुम हो गया। छोटा सा बच्चा अगर गुम हो गया और ये बच्चे पर मान लीजिए दो माता पिता कह रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है और दूसरा भी कह रहा है कि ये भी मेरा बच्चा है, तो इस प्रकार के जो कंडीशन बनेंगे, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? ये किसका बच्चा है? तो बच्चा तो बोल नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है। तो एक विधि का प्रयोग किया जाता है साइंस के तकनीक में। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए टेस्ट कराया जाता है और जिससे ही मैच कर जाता है, याद रखिएगा, उसका ही ये बच्चा रहता है। तो 99% डीएनए जो होता है, 99.9% जो डीएनए होता है प्यारा बच्चों, ये सेम होता है और 0.001% जो होता है ये चेंज रहता है। तो इस विधि से जो है यहाँ पे पता किया जाता है कि ये सन किसका है, याद रखिएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से हम शिशु के पैतृत्व ज्ञात करने की तकनीक का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगला नंबर सवाल है कि सर डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है,
क्या कहलाता है? डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक का नाम आपको बताना है। डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको जो हम लोग बोलते हैं ना, वो टायरोसिन बोला जाता है, याद रखिएगा। उसको क्या बोला जाता है? टायरोसिन बोला जाता है, याद रखिएगा। और यही इसका लाजवाब आंसर होगा, टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर डीएनए संवाहक होता है। डीएनए जो है ये किसका संवाहक होता है, ये आपको बताना है। डीएनए संवाहक होता है। एक बार आप लोग फटाफट से इसका आंसर बता देंगे। जरा मैं सभी का आंसर सीन कर रहा हूँ, किसका किसका राइट यहाँ पे आंसर आ रहे हैं कि सर डीएनए जो है ये किसका संवाहक है। तो प्रश्न के हिसाब से अगर देखें तो डीएनए याद रखिएगा आनुवांशिक लक्षणों का क्या है, यहाँ पे संवाहक है। याद रखेंगे आनुवांशिक लक्षणों का। और ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संवाहक कहने का मतलब है कि किस चीज़ का संवहन करता है, यानी एक दूसरे में रूपांतरित कह सकते हैं या ट्रांसफ़र कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र करता है। तो डीएनए जो है आनुवांशिक लक्षण इसमें होते हैं। आनुवांशिक पिता से पुत्र में किया जाता है या माता से पुत्री में किया जाती है, उस लक्षण का निर्धारण डीएनए करता है। अब जो है अगला नंबर सवाल है कि किन कवकों को काला फफूंद कहते हैं? किन कवक को काला फफूंद कहा जाता है? तो राइजोपस एक कवक है, म्यूकस भी कवक है, तथा यहाँ पे एस्परजिलस नाइजर जो है ये भी एक प्रकार के कवक है। और तीनों को क्या बोला जाता है? तो काला फफूंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल जो है आपसे पूछा जाता है कि किसे नीले फफूंदी अथवा हरे फफूंदी कहते हैं? तो पेनिसिलियम जो होते हैं ये नीले फफूंदी के अंतर्गत आता है, तथा हरे फफूंदी भी इसको हम लोग बोलते हैं। ग्रीन एनवायरनमेंट में ये पाया जाता है। अब नेक्स्ट सवाल है कि किसे लाल अथवा गुलाबी फफूंदी कहते हैं? तो लाल और गुलाबी जो कहते हैं वो न्यूरोस्पोरा की कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे, न्यूरोस्पोरा को हम लोग क्या कहते हैं? लाल और गुलाबी यहाँ पे फफूंदी बोलते हैं। तो ये सवाल जो है ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है, इसको आप स्टार मार्क लगा लेंगे। ये पूछा जा सकता है आपसे। अल्कोहल बनाने में किस कवक का जो है प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल कहने का मतलब है कि अल्कोहल जो होते हैं सैनिटाइजर में मिक्स होते हैं। आपके जो अल्कोहल जैसे दारू बनता है उसमें भी यूज किए जाते हैं। तो अल्कोहल बनाने में किस कवक का यूज किया जाता है, आपको बताना है। कौन सा कवक का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अल्कोहल बनाने में जो है ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट यानी खमीर का इस्तेमाल कह सकते हैं। ईस्ट का इस्तेमाल जो है अल्कोहल बनाने में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पकवान बनाने में भी ईस्ट का इस्तेमाल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शैवाल वनस्पति है। शैवाल जो है ये क्या है? वनस्पति है। किस वर्ग का है आपको ये बताना है। तो वर्ग का तो आप बता सकते हैं कि शैवाल जो है सर कौन से वर्ग के वनस्पति है। एक बार उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का राइट आंसर आ जाएगा। और मैं सीन भी कर रहा हूँ आप लोगों का। तो क्या आंसर आ रहा है आप सभी का, एक बार बताएंगे फटाफट से कि सर यहाँ पे शैवाल वनस्पति है किसका? थैलोफाइट्स वर्ग का है। याद रखेंगे किसका है प्यारे बच्चों? थैलोफाइट्स वर्ग का है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में आ रहे हैं? बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए। आप सभी का क्या राइट आंसर आ रहा है जरा देख ले। तो यहाँ पे थैलोफाइट वनस्पति है किसका? यहाँ पे थैलोफाइट्स वर्ग का है। याद रखिएगा किसका है? थैलोफाइट्स वर्ग का है। यानी कुल मिला के यहाँ पे क्या होगा? शैवाल वनस्पति है थैलोफाइट्स वर्ग का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को कहते हैं? जरा इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को हम लोग क्या बोलते हैं। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। मैं सीन कर रहा हूँ सभी का आंसर, क्या किसका आंसर आ रहा है, और फटाफट से आना भी चाहिए। इस प्रश्न का आंसर जो आ रहा है आप सभी का, वो मैं सीन कर रहा हूँ। तो फटाफट से आप लोग बताएंगे कि सर शैवाल वनस्पति है, थैलोफाइट्स का है, ठीक है। लेकिन बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोफाइट्स। अगला सवाल है कि चट्टान पर उगने वाले शैवाल को क्या बोलते हैं? चट्टान पर जो शैवाल उगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो चट्टान पर जो शैवाल उगता है उसको लिथोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। किस शैवाल को समुद्री सलाद यानी सी लेटस कहते हैं? तो ये जो है अलवा को याद रखिएगा। अलवा को हम लोग क्या बोलते हैं? समुद्री शैवाल को क्या बोलते हैं? सलाद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ग के शैवालों का रंग लाल होता है? तो रोडोफाइसी याद रखिएगा, आर आ रहा है यानी रेड। रोडोफाइसी का जो रंग होता है वो लाल होता है। अब है अंतरिक्ष यात्री कौन सा सवाल अपने साथ ले जाता है? ये भी सवाल बनता है कि अंतरिक्ष यात्री जो है कई दिनों के टूरिस्ट पर जाते हैं अंतरिक्ष में, तो कौन सा सवाल लेकर जाते हैं जिसको उसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलता रहता है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की प्रोटीन विटामिन भी उससे प्राप्त उसको होता रहता है। तो कॉलेरा याद रखिएगा शैवाल होता है एक प्रकार का, और अंतरिक्ष यात्री इसका उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस वर्ग के शैवालों द्वारा तैयार किया जाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है मिक्सोफाइसी वर्ग के शैवालों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस में लगातार हम लोग क्वेश्चंस को कहते चल रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट भी आपके लिए है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में आपसे बात किया जा रहा है कि सर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख शैवाल है, तो ये एनावीना है और नॉन स्टॉक, ये दोनों क्या करते हैं, नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। हरी शैवाल में संचित रहता है, तो ये मंड, मंड कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है हरी शैवाल में प्रचुर मात्रा में संचित रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ग के शैवालों को हरा शैवाल कहा जाता है। तो क्लोरोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हरा शैवाल कहते हैं। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद बताइएगा। तो ये ग्लाइकोजन है, याद देखिएगा, ग्लाइकोजन नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का क्या है, उत्पाद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर पशुओं के चारे के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ट्रेडियम का यूज किया जाता है पशुओं के चारे के रूप में। वह टेरिडोफाइट्स पौधा जिसे सोना निकाला जाता है उसको हम लोग इक्विसेटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विसेटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि कवक और शैवालों का संबंध होता है। कवक और शैवाल का जो संबंध है वो किससे है, तो परस्पर सहजीवी से है। सहजीवी जैसा जो है ये शैवालों का संबंध, कवक और शैवालों का संबंध रहता है। कवक शैवालों को देता है, कवक जो है शैवाल को क्या देता है, तो सर खनिज देता है, जल देता है और विटामिन देता है। 3 प्रकार की चीज जो है कवक शैवाल को प्रोवाइड करती है। लाइकेन का 3 प्रकार बताइए। तो क्रस्टोस, फ्लोरियोज और फ्रूटियोज, ये तीनों के तीनों प्रकार किसका है, तो लाइकेन का है। पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन्स को कहते हैं, पेड़ के छाल पर देखते होइएगा आप हरे हरे जो है विभिन्न प्रकार के लाइकेन उगे हुए रहते हैं, उसको हम लोग कांटिकोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांटिकोलस, याद रखिएगा। और काली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन्स को क्या बोलते हैं, काली चट्टान, जो ब्लैक चट्टान होते हैं उस पर भी विभिन्न प्रकार के लाइकेन उगते हैं, उसको हम लोग सेक्सिकोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्सिकोलस, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सर जापान में किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। लाइकेन जो है हमारे भारत में भी पाए जाते हैं। तो सभी लाइकेन्स या सॉरी सभी शैवाल जो है या सभी लाइकेन्स जो है सब्जी के लायक नहीं होते हैं, उसको हम लोग खा नहीं सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो जहरीला भी होता है। लेकिन जापान में किस लाइकेन का प्रयोग जो है सब्जी के रूप में किया जाता है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो एंडोकार्पन का यूज जो है जापान में सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। मिर्गी जो बीमारी होती है उसमें जो है औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सी औषधि का इस्तेमाल जो है हम लोग मिर्गी जैसी बीमारियों में कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो आप सभी का राइट आंसर रहेगा सर परमेलिया सेक्सिटिलस, सेक्सटिलस। ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाए और ऑब्वियस से पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर ताप में वृद्धि से प्रत्यक्ष मापने का मान क्या होता है। मापों का मान, प्रत्यास्थ माप का मान आपसे पूछा जा रहा है कि ताप में वृद्धि से जो प्रत्यास्थ होते हैं उसके मान में क्या परिवर्तन होता है। तो घटता है, याद रखिएगा। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, घट जाता है। तो ये सवाल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था, सर घटता है। अब चलते हैं अगला नंबर सवाल पर। तो सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है कि थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर आप बताएंगे, क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। थर्मोकपल थर्मामीटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जरा मैं सभी का आंसर सीन कर लूँ और आप सभी का जो राइट आ रहा है वो सीवेक प्रभाव आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि वायु का विशिष्ट ताप बढ़ने के साथ क्या बढ़ता है। वायु का अगर विशिष्ट ताप बढ़ा दिया जाए तो दाब भी बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि बर्फ का आयतन जल के आयतन से होता है। बर्फ का जो आयतन है वो जल के आयतन से अधिक होता है प्यारे साथियों। क्या होता है, अधिक होता है। बर्फ का आयतन जल के आयतन से क्या होता है, अधिक होता है। इसको भी आप इग्नोर ना करें, इसको भी आप याद करने का प्रयास करें। ये भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे डेट नहीं लिख के आया। अगला क्वेश्चन है कि शीशे के छड़ जब वाष्प में रखी जाती है,
शीशे की छड़ जो है जब वाष्प में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? शीशा का मान लीजिए एक छड़ है कुछ इस प्रकार की, और जब इसको हम वाष्प में रख दें, वाष्प कहने का मतलब है जब आप पानी को उबाल रहे हैं और यहाँ से जो वाष्प निकल रहा है उस पर अगर डाल दें तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई घट जाती है। अगर लंबाई बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि चौड़ाई में से ही बढ़ेगा, चौड़ाई घटेगा और लंबाई में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अगला सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि बर्फ जल पर तैरती है, ऐसा क्यों होता है कि बर्फ जो है जल पर तैरने लगती है? तो जल से हल्की होती है। बर्फ क्या होती है? जल से हल्की होती है। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को कहते हैं। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को हम लोग वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे हम लोग कहते हैं, वो क्या है? तो वो परावर्तित करता है। क्या करता है? परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखें कार्य करती है उत्तम लेंस की भांति। उत्तम नहीं होगा, उत्तल लेंस होगा। यहाँ पे क्या होगा? उत्तल लेंस की भांति जो है आंखें कार्य करती है। लेजर किरणें द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीक को हम लोग कहते हैं तो होलोग्राफी इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? होलोग्राफी कहते हैं। अगला है कि आंख के धूप के चश्मों का निर्माण किया जाता है। आंख के धूप के चश्मों का निर्माण रमन प्रभाव के सिद्धांत पर करते हैं। इस पर करते हैं रमन प्रभाव के सिद्धांत पर, ठीक है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। किसी व्यक्ति का अगर हमें पूरा प्रतिबिंब देखना है मान लीजिए, तो एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो है बस यहाँ पे व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई है मान लीजिए इतना, तो इसकी आधी ही होनी चाहिए समतल दर्पण की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार ये सोनार नहीं जो कि आपस में आपके गांव में मिलते हैं। सोनार का मैं कहने का मतलब एक यंत्र है, और इसका यूज जो है समुद्र में जब जाते हैं यहाँ पे नाविक, तो वो साथ में लेके जाते हैं। सोनार यंत्र है एक प्रकार का, और नौ संचालक यानी नाव संचालक का यूज में ये आता है। इससे वो दिशा का पता लगाते हैं कि हमारा नाव जो है कौन सी दिशा में जा रही है। वह यंत्र जो प्रशब्दित रंग की प्रतिध्वनि पैदा करता है वो उसको हम लोग सोनार कहते हैं। एक प्रकार की ध्वनि भी पैदा करती है, याद रखेंगे। प्रकाश का पूर्ण परावर्तक है श्वेत रंग है। प्रकाश का पूर्ण परावर्तक क्या है? श्वेत रंग है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धसा होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, और इसका जो है परावर्तक तल जो होता है ये धंसा हुआ रहता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों की अवतल दर्पण को कहते हैं या अवतल दर्पण को कहा जाता है, तो इसको जो है अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण भी इनको हम लोग बोलते हैं। कैट यानी CAT स्कैन का आविष्कार किया था, ये सवाल है। कैट यानी इसका आविष्कार किया था, तो ये जो है गॉडफ्रे हॉसफील्ड ने 1972 में किया था, याद रखेंगे। कब किया था? 1972 में। नेक्स्ट साथियों है कि कांच में आई दरार का चमकना उदाहरण है। कांच में आई दरार का चमकना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट है कि सर पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पानी में पड़ा हुआ, अगर मान लीजिए आपके पास कोई बाल्टी है, ठीक है, इसमें आप 1 रुपये के सिक्के को गिरा दें और ऊपर से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिक्का जो है हमारे काफ़ी नज़दीक है। जब उसमें हम हाथ डालते हैं तो ऐसा लगता है पूरे हाथ ही अंदर चली गई और सिक्का हाथ में नहीं आया। तो ऐसा क्यों लगता है कि सिक्का जो है काफ़ी उठी हुई है, यानी गहराई तो बहुत ज़्यादा है, सिक्का भी काफ़ी अंदर है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता रहता है कि सिक्का जो है काफ़ी ऊंचाई पे है। तो ऐसा जो है अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन होते रहता है और इस कारण हमें ऐसा लगता है कि पानी में जो पड़ा हुआ सिक्का है ये उठा हुआ दिखाई देता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? ये आभासी होता है। आभासी क्या होता है? समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो क्या होता है? आभासी। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है राइबोसोम का पता सर्वप्रथम लगाया, तो ये रॉबिन्सन और ब्राउन ने लगाया था। लाइकोसोम्स का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो है कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना ही लाइकोसोम का प्रमुख कार्य है। क्या है लाइकोसोम का प्रमुख कार्य? तो इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है। प्यारे बच्चों क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है, याद रखिएगा। इसी कारण जो है पत्ती हरा हरा भरा रहता है।
अब है अगला सवाल कि वह प्रक्रिया जो वायु को प्रदूषित नहीं करती, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे हम लोग एनाबोलिज्म्स कहते हैं। जिसमें जैव अणु का विघटन होता है उसको हम लोग कैटाबोलिज्म्स कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स का रहने वाला है कि कीटभक्षी पौधा क्या कहलाता है, तो ये न्यूट्रिकुलेरिया को कहते हैं कीटभक्षी पौधा। उम्मीद है कि सारी के सारे प्रश्न आपको पसंद आया होगा और काफ़ी प्रश्न लगभग 100 प्रश्न हमने आज के इस लेक्चर्स में सॉल्व किए प्रैक्टिस सेट नंबर भाग में। और लगातार मैं 100 क्वेश्चंस प्रत्येक लेक्चर्स में दे रहा हूँ ऑनलाइनर के माध्यम से। उम्मीद है कि पसंद भी आया होगा, आया है तो कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक जो है देने का प्रयास करेंगे। और जाते जाते एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एक बार वीडियो को शेयर कर दे सभी ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत।